इंडेक्स नंबर के ऑब्जेक्टिव्स वाले जो क्वेश्चंस है हम लोग एट द एंड ऑफ द क्लास करते हैं, फिलहाल थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द आंसर्स दैट आर देयर इन चैप्टर नंबर 8। आई थिंक बचा है ना अपना, अभी तक नहीं हुआ है राइट? पब्लिक फाइनेंस स्टार्ट नहीं किया ना, नेशनल इनकम हो गया था, उसका ऑब्जेक्टिव्स भी हो गया है, चैप्टर 1 का भी ऑब्जेक्टिव्स हो गया है, सिर्फ चैप्टर 6 का बाकी है, इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स नंबर का ऑब्जेक्टिव्स करवाया मैंने? दिया था। ओके, डिस्कशन भी हुआ है। हाँ मतलब वही, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में तो मैं वही कर रहा हूँ जिसमें डाउट्स है, वही डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि कोई लॉजिकल थिंकिंग जैसा तो है नहीं उसके अंदर। जहां पर भी किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है, आई एम सॉल्विंग दैट, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन इंडेक्स नंबर नाउ। सम्स वगैरह जो था, सॉल्व्ड सम्स भी थे, तुम लोग चाहिए तो वो भी एक बार सॉल्व करना। आई थिंक हम लोगों ने 5 सम सॉल्व किए थे, और उसके अलावा भी और 8 सम थे जो ऑलरेडी सॉल्व्ड थे। तो तुम लोग प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो वो एक बार करके जाना, सो दैट यू गेट टू नो कि भाई मेरे को सारे आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चलो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द चैप्टर विच इज बाय द नेम ऑफ पब्लिक फाइनेंस। चलो मेरे को बताओ ना, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पब्लिक फाइनेंस? तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? ये इधर दिखाएगा तो लफड़ा है, हाँ। मस्त, सो कैन आई से इट इज द फाइनेंस ऑफ द पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। अच्छा, डज गवर्नमेंट रिक्वायर फाइनेंस? व्हाई? एक्सपेंडिचर के लिए। अभी एक सिंपल लॉजिक है, क्या एक इंडिविजुअल को फाइनेंस का जरूरत है? क्या एक कॉरपोरेट को फाइनेंस का जरूरत है? क्या एक ग्राम पंचायत को जरूरत है, स्टेट को जरूरत है? तो अगर ये छोटे छोटे लेवल्स पर पैसों का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो नेशनल लेवल पर तो कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा। इफ आई टॉक अबाउट पर्सनल फाइनेंस, मेरे फाइनेंस के बारे में बात करता हूँ, व्हाई डू आई नीड मनी? व्हाई डू यू थिंक आई एम कमिंग हियर? यहाँ पर पैसे से ज्यादा तो जाने दे, मजबूरी है। हाँ मतलब जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा तो टैक्सी में खर्चा हो जाता है, बट कहने तो क्या, ये तो मैं किधर बोलते रहे ऐसे, उलमाती चूलमा पैड़ा, गुजराती में एक कहावत हुए। तो उल इधर का जाने दो, बट इन जनरल व्हाई डू यू थिंक आई एम वर्किंग? आई एम वर्किंग बिकॉज आई वांट टू अर्न। बोल। हाँ, अर्न व्हाट? एंड व्हाई डू आई वांट मनी? टू स्पेंड। स्पेंड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आई वांट टू सेटिस्फाई माय वांट्स। ऊपर से मैं तो शादीशुदा, ऊपर से मेरा लव मैरिज, ऊपर से मेरा प्यार भी आ चुका है। मतलब कहने से कि मेरे को खर्चे बहुत है ना यार। आज घर को चलाने का खर्चा है, वाइफ को खुश, मतलब खुद खुश रहने के लिए वाइफ वाइफ को खुश रखने का खर्चा है, बच्चे का खर्चा है। आज कहीं पर भी जाएगा, पैसे के बिना कुछ होता नहीं है। सो आई रिक्वायर मनी सो दैट आई कैन सेटिस्फाई मल्टीपल वांट्स। अच्छा, आज मेरे को बाहर घूमने के लिए जाने का है, आज मेरे को मूवीज देखने का बहुत अच्छा लगता है। कितने सारे ऐसे वांट्स है जो मेरे अनफुलफिल्ड है, तो मेरे को वो सारे वांट्स फुलफिल करने हैं, इसके लिए मैं इतना मरवा रहा है। तुम पढ़ क्यों रहे हो? आज तेरा भी तो वांट्स है, उसमें से कुछ वांट्स मम्मी पापा पूरे करते रहेंगे, पर कुछ वांट्स मम्मी पापा पूरे करके नहीं देते रहेंगे, तुम खार खाते हो। तुम बोलते साला माँ बाप पैसा मिला मेरे को, साला मेरा वांट्स पूरा करके नहीं देते हैं, मैं खुद ही कमा कर करेगा। At the end of the day, you are studying because you want to earn, I am or working because I want to earn, we all want money because we have wants. Wants are limited के unlimited, and these unlimited wants के लिए जो resources है वो comparatively क्या है? scarce, limited है। तो आज जब भी हम लोग बोलते हैं scarcity, तो कहना है क्या scarcity सिर्फ तेरे को, मेरे को, एक कंपनी को, एक स्टेट को है, कि पूरे वर्ल्ड में है? तो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो पैसा कम पड़ता है। टॉकिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, व्हाट आर माय सोर्सेज ऑफ इनकम? देखो क्या लगता है मैं पैसा कमाता है? द आंसर इज यस। फ्रॉम व्हाट सोर्सेज एम आई अर्निंग मनी? प्रोफेशन, मतलब एक तो मैं टीचिंग करता है। देखो क्या लगता है सिर्फ मैं एक ही चीज करता रहेगा, टीचिंग ही करता रहेगा? नहीं। कभी अगर ट्रेन में आया, सुबह को फटा हुआ कपड़ा पहनकर शुरू हो जाता हूँ, शेरडे वाले साईं बाबा। नहीं, ऐसा मैं करता नहीं है, बट ये हो सकता है। सो जाने दे। इसके अलावा कहना है, इसे किसी ने तो बोला इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, उस पर मुझे मिलता है डिविडेंड, या तो मुझे मिलता है इंटरेस्ट। अगर एफडी में डाला तो ब्याज मिलेगा, पीपीएफ में डालेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, पर अगर स्टॉक मार्केट में डालेगा तो इंटरेस्ट, सॉरी, ये डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड के अलावा मुझे प्रॉफिट हो सकता है अगर मैंने कोई शेयर को बेच दिया तो। सो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ माई इनकम। व्हाट इज अदर सोर्स? बीवी के वॉलेट में से पैसा ढाप लेना।
किसी को लोन पर दिया रहेगा तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिल सकता है, क्या ना, ऐसे रेंटल इनकम हो सकता है नहीं, हो सकता है। तो अगर मेरा प्रॉपर्टी अगर होता बेटा, उसके लिए होना चाहिए ना, तो क्या ना, ऐसे रेंटल इनकम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से इनकम हो सकता है, क्या ना, ऐसे आए ऑब्वियसली जो मैं काम करता हूँ उससे हो सकता है। मैं दो तीन चीजें भी कर सकता हूँ, जैसे कि सर्विस, सुबह को वो लेक्चर लेते हैं, दोपहर से वो जॉब पर जाते हैं, या वॉट एवर मिड मॉर्निंग से वो जॉब पर जाते हैं, सो दैट आई कैन अर्न इनकम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अच्छा, मेरी बीवी का इनकम हो सकता है, वो भी जॉब कर सकती है, उसको भी इनकम मिल सकता है। ये सारे मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम है। सामने मेरे खर्चे, बता किस किस चीज पर खर्चा होता है एक घर चलाने के लिए। नेसेसिटीज पर तो होना ही है, मतलब क्या ना, ऐसे ग्रोसरी का बिल होगा, यूटिलिटीज का बिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगेगा, घर पे गाड़ी है मेरा, गाड़ी का ईएमआई भरना पड़ता है, वो गाड़ी को चलाने के लिए उसको भी, हाथी को भी पिलाना पड़ता है, तेल, हाँ वो तेल बोलता है, तो फ्यूल, सो तेल बोलता है, ऐसा गावात याच्या, तो वैसे बात तेरा सही है, बट वो थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या ना, ऐसे फ्यूल का एक्सपेंडिचर है, यूटिलिटीज का एक्सपेंडिचर है, बाहर को घूमने फिरने जाने का खर्चा है, बच्चे का डायपर का खर्चा है। हाँ, मतलब तू हंसता है साले, तेरे को रियलाइज नहीं होता, मेरे को नहीं पता था बच्चा पैदा करना इतना एक्सपेंसिव होता है। मतलब इफ आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ व्हाट आर द नंबर, मतलब द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तो लगा था क्या है, बच्चा पैदा करने में कौन सी बड़ी बात है। इट इज वेरी, मतलब व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट। जब प्रेग्नेंट हुए तब रियलाइज हुआ कि भाई इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू रेज अ चाइल्ड। डॉक्टर के पास विजिट्स का, हर एक विजिट का 1,000 रुपया, ऊपर से जब प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर हर हफ्ते में एक बार मिलने के लिए बुलाता है। बोलता है नहीं नहीं, किधर उधर ऊपर नीचे हो गया तो तुम्हारा बच्चा आतंकवादी टाइप लग रहा है, हील डुल बहुत रहा है। सच्ची, मतलब आई एम टेलिंग यू, आफ्टर द थर्ड मंथ वी हैड टू विजिट द डॉक्टर एवरी वीक। अभी 9 मंथ तक, 36 वीक्स तक, हर महीने के लिए, हर महीने का 4,000 तो सिर्फ डॉक्टर को, फिर सोनोग्राफी करवाने का। द टोटल एक्सपेंडिचर टिल नाउ इन 2.5 years मस्ट बी एटलीस्ट 10 लाख रुपीज। हाँ भाई, क्योंकि सोनोग्राफी का खर्चा 2.5 लाख रुपया तो सिर्फ सर्जरी का हुआ। होटल, वो लोग होटल, होटल बोला ना, मैं गलती से बोला। हाँ, होटल जैसा ही है वैसे, क्योंकि जब तुम डिलीवर करते हो तो वो लोग 2 nights 3 days का पैकेज भेजते। So if you deliver a baby normally, मतलब via normal nature's law, without a operation, then it is 1.5 lakh. But if it is a cesarean, मतलब अगर आपके स्टमक को कट करके अगर बेबी को बाहर लाया तो they charge 2.5 lakhs. So 2.5 लाख रुपया तो सिर्फ ऑपरेशन का खर्चा हुआ है। तो अभी तू सोच ले बाकी का इतने टाइम के अंदर उसका खाना पीना, डाइपर डाइपर। मतलब अगर ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता तो मैं कुछ और भी बोल ही देता, बट अफसोस, मतलब बेटा चड्डी उतरी गई, बोल ही दिया ले। हाँ, मतलब डाइपर साला, मतलब एक डाइपर 20-20 रुपए का आता है। दिन का मेरा बेटा 4-5 डाइपर यूज कर लेता है। हाँ भाई, अभी छोटा बच्चा है यार, वो भी क्या ही करेगा, उसको थोड़ी पता है कि वॉशरूम में जाकर करना होता है, वो तो अभी अभी पॉटी ट्रेन वगैरह हो रहा है। बट डाइपर का खर्चा भाई, वैक्सीन, फॉरगेट अबाउट वैक्सीन, टिल डेट वैक्सीन पे ही 1 लाख रुपया खर्चा हो गया रहेगा। क्योंकि तुम्हारी दीदी, मतलब मेरी बीवी, शी डज नॉट गिव वांट टू गिव द वैक्सीन इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे दो तो फ्री में हो जाएगा। अब पता नहीं लेडीज लोगों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बसेस, गवर्नमेंट ट्रेन, गवर्नमेंट प्लेसेस, गवर्नमेंट एरियाज, पब्लिक प्लेसेस, गवर्नमेंट टॉयलेट्स, इनसे प्रॉब्लम क्या है? चल टॉयलेट से प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ, क्योंकि उससे मुझे भी है, पर गवर्नमेंट फ्री में देता है वैक्सीन। बट फॉर XYZ रीजन शी बिलीव नहीं नहीं, गवर्नमेंट के अंदर नहीं जाने का, वी शुड गो इन प्राइवेट सेक्टर टू गिव द वैक्सीन टू द चाइल्ड सो दैट इट इज गिवन वेरी स्मूथली। जाने दे। तो मेरा कहने का मतलब, वो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक्सपेंडिचर तो है ही ना यार। आज अच्छा, एक नॉर्मल ह्यूमन का स्टोरी क्या है? देख, मैं आम आदमी है, मैं ऐसा अरबपति करोड़पति तो है नहीं। हाँ, मैं आता हूँ कैब में, वो अलग बात है, पर बेटा बिकॉज नींद इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। वरना अगर मेरे को पैसे ही बचाने होते तो मैं डेफिनेटली ट्रेन में ही आता। तो आज मेरा इनकम है, उसके सामने मेरा एक्सपेंडिचर है। तेरे को क्या लगता है एक नॉर्मल आदमी का इनकम ज्यादा होता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है? इनकम ज्यादा होता है नॉर्मल आदमी का। क्या बात कर रहे हैं बेटा, तू रईस है। हाँ
होता है रे, बट कहना से वो सेविंग्स के अंदर पैसा चला गया, तो उस हिसाब से तो किसी आदमी को लोन लेना ही नहीं चाहिए। तो आज के डेट में अगर मैं तेरे को बोलूं मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास महंगा महंगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो तेरे को क्या लगता है सब वन शॉट पेमेंट करके थोड़ी करता है एक नॉर्मल आदमी? उसको उसके लिए क्या करना पड़ता है? बोरो। सो व्हाई आई एम introducing these terms to you is because can I say we borrow money? तो फाइनेंस के तीन कंपोनेंट्स तो तुमको पता ही होना चाहिए। व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंस? पहला कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस इज इनकम, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस इज एक्सपेंडिचर, थर्ड कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस इज बोरोइंग्स, क्योंकि इनकम का ही एक पार्ट है ना सेविंग्स। अच्छा, मैंने जो स्पेंड किया वो कंजम्पशन पर किया या तो सेविंग्स पर किया। आज जैसे कि मेरा अगर 1 लाख रुपए का इनकम है तो उसमें से मैं 25,000 रुपया SIP में भी डालता है, पर फिर भी मेरे को गाड़ी भी तो चाहिए ना, तो गाड़ी के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने क्या किया? लोन ले लिया। लोन का 20,000 रुपया भी तो मेरे को देने का है पर मंथ। सो कहना से इनकम है, एक्सपेंडिचर है और बोरोइंग्स है। और ये बजट मेरे लेवल पर मैं तो एक घर के लिए बना रहा हूँ, मेरे घर के लिए। ऐसा तू तेरे घर के लिए बनाता रहेगा, ऐसा हर कोई अपने अपने घर छोड़ तू खुद का भी तो फाइनेंस मैनेज करता रहेगा एट द एज दैट यू आर। आज तेरे को भी शायद पॉकेट मनी मिलता रहेगा, कुछ लोगों को मिलता है। जैसे कि मैं जब तुम्हारे एज का था, आई यूज्ड टू गेट अ पॉकेट मनी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ। Why? Because I had to travel to Mulund for my college. I used to stay in थाने। थाने से मेरे को मुलुंड जाने के लिए 500 रुपीज मेरे डैड मेरे को पर मंथ देते थे। बस में जा, ट्रेन में जा, रिक्शा में जा, तेरे को जो करने के कर, महीने का 500 रुपया मिलेगा। अब तू मेरे को बता, क्या मेरे को ये 500 रुपये को मैनेज करना पड़ेगा? 500 रुपया वॉज माई सोर्स ऑफ इनकम, पर मेरा एक्सपेंडिचर कॉलेज के टाइम पर तो उससे ज्यादा ही हुआ करता था, तो फिर अपन शुरू हो जाते थे भाई से पैसा मांगो। देख, बोरो किधर से कर सकते हैं? या तो इंटरनल सोर्स या तो एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स मेरे लिए क्या था? मेरा भाई, मेरी दादी, मेरा चाचा, मेरी बहन। अच्छा, अगर ये लोग नहीं दिए तो अपना दोस्त, एक्सटर्नल सोर्स। कोई तो अपने ग्रुप में होता है ना जो बहुत मालदार होता है, जिसका पॉकेट मनी के अंदर 500 नहीं होता है, 5,000 होता है। तो मेरे टाइम पर भी अच्छा, हाँ, बहुत पैसा है इसके पास, लूटो इसको साले को। सो कैन आई से दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट finance comes with income, expenditure and borrowings। ये तो एक लोकल लेवल पर या एक इंडिविजुअल लेवल पर बात हुआ। कैन आई से सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन अ कॉर्पोरेट एज वेल। आज मुकेश अंबानी कितना भी रईस होने दे, पर रिलायंस लोन लेकर ही काम करता है। अमीर लोग ऐसे ही अमीर बनते हैं, खुद के पैसे से अमीर नहीं बनते, दूसरों का पैसा लेकर अमीर बनते हैं। विजय माल्या छोड़, let's not talk about it because Raj has already spoken a lot with him, so छोड़। तो कैन आई से दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पब्लिक फाइनेंस, अपने को एक माइक्रो लेवल पर बात करने का है कि एक नेशनल लेवल पर बात करने का है? नेशनल लेवल पर जब हम बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है बजट। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? बजट। अभी ये अपने गाउटी गवारों के लैंग्वेज में है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज नो वर्ड ओनली कॉल्ड एज बजट। बोल, आई रिपीट, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज no word called as budget. There is a concept called as annual financial statement. क्या बोलते हैं उसको? annual financial statement। और ये इसको सिंपल भाषा में बोलो या लेमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं बजट। बजट हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड कॉल्ड एज बुगेट। कोई सीखते हैं क्या फ्रेंच? तो आपने शायद सुना रहेगा, आई डोंट नो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कोई तो पढ़ रहा है। इट इज अ फ्रेंच वर्ड कॉल्ड एज बुगेट, एंड बुगेट का मतलब होता है अ लेदर बैग। बुगेट का मतलब क्या होता है? अ लेदर। अगर तुम लोग ने कभी भी पास्ट के बजट्स देखे होंगे, तुमको मालूम है बजट हर साल अनाउंस होता है। हाँ, 1 फरवरी को। ये बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है 1 फरवरी वाला। पहले इट यूज टू बी ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी। आज के डेट में हम लोग ने उसको चेंज कर दिया है टू 1 फरवरी। इफ यू कैन थिंक, व्हाई डू यू थिंक वी मस्ट हैव मेड दिस चेंज? पहले 28 फरवरी को आता था, अभी 1 फरवरी को आया। डेट चेंज करके मतलब ऐसा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अच्छा है, ग्रह व बराबर बैठता रहेगा, 1 फरवरी इज अ बेटर डे। देन व्हाई डू यू थिंक दैट वी मस्ट हैव चेंज्ड द डेट ऑन विच अ बजट इज अनाउंस्ड? अच्छा, दूसरा सवाल ये, एक तो इसके बारे में सोच, दूसरा बजट साल में कितनी बार अनाउंस होता है? एक ही बार अनाउंस होता है। एक एक्सेप्शन है, इंटरिम बजट। ये कब आता है इंटरिम बजट? करेक्ट। सो ओनली इन द ईयर ऑफ इलेक्शन। क्या बोला? ओनली इन द ईयर ऑफ द बजट इज अनाउंस्ड, नॉट वंस बट ट्वाइस।
एक जो तू बोला ना इंटरिम बजट, उसको वोट ऑफ अकाउंट बोलते हैं, टेम्पररी बजट है। इंटरिम भी बोलते हैं, बट टेक्निकल लैंग्वेज में या तू जब भी बुक वगैरह पढ़ेगा तो देखो एक वर्ड आएगा वोट ऑफ अकाउंट। दिस वोट ऑफ अकाउंट इज अ बजट ओनली टिल द टाइम द नेक्स्ट गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। मतलब अगर सपोज कर 2024 में इलेक्शन हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2024 में जब इलेक्शन हुआ था ना, तो अपना बजट दो बार आया था। एक जब तक इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था तब तक के लिए, और दूसरा जैसे इलेक्शन एंड हो गया, पता चल गया कि यही गवर्नमेंट कंटिन्यू करने वाला है, उसके बाद का फाइनल बजट। सो इन द ईयर ऑफ, इन द ईयर ऑफ, ये क्या बोला? हाँ नहीं ओके, ये तो अच्छा 2024 में इंडिया में क्या हुआ? हाँ तो सालो मेरे को ईयर थोड़ी चाहिए था एग्जैक्ट, आई मेंट द ईयर ऑफ इलेक्शन। कैन आई से देयर विल बी हाउ मेनी बजट? टू बजट्स, that is vote of account and final budget, interim budget and final budget। जबकि all the other years बजट कितनी बार अनाउंस होता है? एक ही बार अनाउंस होता है, उससे ज्यादा बार अनाउंस होता नहीं है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द बजट? 1 ईयर। अच्छा 1 ईयर कौन सा, कैलेंडर ईयर के फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैलेंडर ईयर एंड अ फाइनेंशियल ईयर? 1 April to 31st March, and a calendar year is from 1st January to 31st of December। So India follows the financial year। So budget भी कौन से ईयर के लिए आता है? एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है। तेरे को क्या लगता है निर्मला सीतारमन भी तुम्हारे जैसी है, एग्जाम के एक रात पहले प्रिपेयर करेगी बजट? अपन तो वही करते हैं, एग्जाम के एक रात पहले पढ़ते हैं कि क्या है एग्जाम में। पर डू यू थिंक बजट जो नेशनल लेवल का डॉक्यूमेंट है, वो एक रात पहले प्रिपेयर होता रहेगा? अब इन योर ओपिनियन हाउ मच टाइम डू यू थिंक डज इट टेक टू प्रिपेयर अ बजट? 9 थोड़ा ज्यादा हो गया, बट इट इज एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 months। सो कैन आई से अभी अगले साल बजट अनाउंस होएगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, जिसका डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया रहेगा इन द मंथ ऑफ जून जुलाई अगस्त। 8 महीने पहले अगर तू करेगा तो आई थिंक इट वुड बी समवेयर अराउंड जुलाई अगस्त। सो शायद वो लोग ने तो ऑलरेडी बजट का डिस्कशंस करना स्टार्ट कर दिया होगा। अच्छा ये बजट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये नॉट ओनली अबाउट द करंट ईयर बट इट विल ऑल्सो टॉक अबाउट द कमिंग ईयर। ये बराबर ना? क्योंकि बजट देख, बजट जो 2024 में बजट अनाउंस हुआ, कौन सा बजट? 2024 का बजट जो अनाउंस हुआ, कैन आई से दैट बजट इज फॉर 2024-25 प्लस इट विल गिव प्रिडिक्शंस अबाउट 2025-26। हाँ ना, प्रिडिक्शन ही है, बट कैन आई से इट कैन टॉक अबाउट इट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट विल रिव्यू व्हाट हैपेंड इन द ईयर 2023-24। सो ये जो बजट का डॉक्यूमेंट है वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है। क्या बोला? इट इज अ 2 साल के बारे में तो मिनिमम। सपोज इफ यू आर इन द ईयर 2024, इट इज अ बैकवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट फॉर 2023-24। प्रीवियस ईयर का जो बजट है, क्या हमने जो सोचा था वो सब अचीव किया, वो सब देखेगा। और अगले साल के लिए हम क्या अचीव करने वाले हैं 24-25 के लिए। सो इट इज अ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट। अच्छा ये जो बजट होता है, देखो क्या लगता है, ये जो बजट है वो एक्चुअल्स के बेसिस पर होता है, क्या एंटीसिपेशन है, अजम्पशंस बोलना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस बोलना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलेगा कि हम लोग को लगता है इतना पैसा आएगा, इतना पैसा खर्चा होएगा। ये अजम्पशन थोड़ी है, ये तो एक एक्सपेक्टेशन है, एंटीसिपेशन है। सो वेन एवर यू टॉक अबाउट बजट, इट इज एक्सपेक्टेड रिसीट्स, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। पैसा कम पड़ेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा? बोरो करेगा। आर वी क्लियर विद दैट? बजट कभी के लिए अनाउंस होता है? फ्रॉम 1 April से लेकर 31 March। ओनली इन द ईयर ऑफ इलेक्शन अ बजट इज अनाउंस 2 times अ ईयर। नाउ द मेन क्वेश्चन इधर से हमने स्टार्ट किया था, व्हाई डू यू थिंक द बजट has shifted its date from 20th of February to 1st of February, from last working day of February to the first working day of February? Correct। तो पहले क्या होता था मालूम है, चेंजेस करने के लिए
इट जनरली टेक्स 60 to 75 days. हाउ मेनी डेज? हम लोग का लॉ पढ़ने का चालू हुआ तो लॉ में तुम लोग को समझता रहेगा, पहले बिल पास होता है, फिर पार्लियामेंट उसको अप्रूव करता है, तो वो एक एक्ट बनता है. नहीं पता है तो मैं तुझे बताता है. ऑलवेज देर इज अ प्रपोजल. So the finance minister, when she talks or he talks in the parliament, it is a proposal given to the by the government to the parliament. That is a bill. That bill has to be passed to become an act. अभी जो गवर्नमेंट बोले वो सब लोग अग्री कर ले वो जरूरी. तो it takes approximately how many days? 60 days to 75 days to make changes. तो अब इमेजिन कर, अगर बजट अनाउंस हुआ 28 फरवरी को, वहां से अगर मैं मिनिमम 60 डेज कैलकुलेट करूं तो 1 में हो गया. अभी बजट अनाउंस कौन से पीरियड के लिए हुआ है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च. बट तेरा बजट में चेंजेस ही हो रहा है ऑन 1 मई. तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई व्हाई आर वी डिलेइंग दिस प्रोसेस, या तो करेक्शन करने का टाइम कम करो, या तो अगर इतना ही दिन लगने वाला है तो भाई बजट को प्रीपोन कर डालो. सो इसीलिए हम लोग आज के डेट में बजट को 1 फरवरी को अनाउंस करते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट टेक्स अ मिनिमम ऑफ 60 डेज. चल 75 भी लगा तो एटलीस्ट वी आर एट 15 अप्रैल rather than being at 15 May. And hence the government has preponed its budget. इंडिया में है ना बेटा, पहले बजट एक ही लैंग्वेज में अनाउंस होता था, इंग्लिश. कैन यू टेल मी व्हाई? अच्छा, दूसरा एक और सवाल पूछ रहे हैं. पहले ना इंडिया, अच्छा आज के डेट में बजट कितने बजे अनाउंस होता है? टाइम पता है? अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट टाइम, अप्रोक्सीमेट टाइम. मतलब कहना से इन द मॉर्निंग आवर्स, मतलब 10 से 12 के बीच में, जनरली 11 या 12 के आसपास होता है. यही बजट ना बेटा पहले इंडिया में 5 बजे अनाउंस होता था, शाम के 5 o'clock in the evening. We shifted that to 12 o'clock. Earlier there was only one language, English. Today there are 2 languages, English and Hindi. Can you tell me a reason why? तो पहले मेरे को एक सवाल ये है, तेरा आंसर इधर ही छुपा हुआ है. तो इमेजिन कर, टिल द ईयर 1955 इंडियन गवर्नमेंट यूज्ड टू अनाउंस बजट ओनली इन वन लैंग्वेज, इंग्लिश. और यही इधर से ही देखो तेरा आंसर मिलेगा दोनों सवालों के लिए. Why do you think we announced budget in English only till the year 1955? ब्रिटिश. दोनों का रीजन ब्रिटिश ही है, क्योंकि पहले जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, देख बजट तो इंडिया के अंदर 1860s 1859 में शायद फर्स्ट बजट अनाउंस हुआ था. वो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था इंडिया में 1857 के आसपास, तो उसके बाद इंडिया में बजट अनाउंस होना शुरू हो गया. पर ये जो बजट था वो सब बनाता कौन था? ब्रिटिशर्स. तो वो लोग को थोड़ी हिंदी आता था. तो इसका मतलब इनका जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल था बिफोर इंडिपेंडेंस किसके पास से आता था? यूके के गवर्नमेंट से आता था, यूके के पार्लियामेंट से आता था. इसके लिए पहले लैंग्वेज भी एक था और टाइम भी शाम का 5 बजे. टाइम क्यों शाम का 5 बजे? उसमें क्यों यूके का एंगल आया? क्योंकि टाइम डिफरेंस. कैन आई से दैट लंडन इज प्रोबेबली 4.5 or 5 hours बिहाइंड इंडिया. तो अगर इंडिया में तू 5 बजे अनाउंस करेगा ना, इसका मतलब तू यूके के अंदर अप्रोक्सीमेटली 12 साढ़े 12 बजे के आसपास के टाइम पर तू अनाउंस कर रहा है. तो अपना जो बजट था ना वो बहुत अडल्ट्रेटेड था फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अपन ब्रिटिशर्स को ही फॉलो करते थे, अंधा बन के फॉलो करते थे. वो लोग इंग्लिश में दे रहे थे, अपन में भी 1955 तक अपने को रियलाइज नहीं हुआ कि अपना तो अंग्रेजी अबा जबा डबा. किसी ने यहाँ पर लिखा इंक्लूसिविटी. अरे सिर्फ इंग्लिश में देकर हाउ विल इट बिकम इंक्लूसिव? बिकॉज आज अपने देश का नाम इंडिया, इंडिया कम्स फ्रॉम द वर्ड हिंदुस्तान. हिंदुस्तान के अंदर हिंदी इज वन ऑफ द प्राइमरी लैंग्वेजेस. आई एम नॉट डिनाइंग के इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, बट कहना है इसे हिंदुस्तान जब डिवाइड हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान था. So it was believed that Hindus will be in India, Muslims will be probably in Pakistan. But India was open, India was secular, India was democratic. India बोला जिसको हमारे देश में रहने का है रहो. पर अपन ने तब तक 1955 तक सिर्फ इंग्लिश में ही दिया. फिर अपने को रियलाइज हुआ आदि यू आर नॉट सो स्मार्ट.
अरे इंग्लिश में नहीं देना चाहिए, इंग्लिश में भी देना चाहिए। अच्छा तू तो शॉक हो जाएगा कि 5 बजे वाला जो बजट था वो बहुत रिसेंटली, कुछ 15-20 साल पहले अपन ने चेंज किया है। तब तक अपन चले जा रहे थे 5 बजे, 5 बजे। नसीब ये लोग, तुम लोग ने ढंग का जवाब दिया। कुछ तूने तो कॉर्पोरेट्स का बात किया ना, ऐसा कुछ बोला ना तुम्हें को 5 बजे। नहीं, 5 बजे वाला रीजन नहीं दिया तूने, इंग्लिश के लिए दिया। मैं जब पूछता हूँ ना लोगों को कि 5 बजे बजट क्यों अनाउंस होता है, तो लोग मेरे को जवाब क्या देते हैं, कर सर ऐसे चाय पे चर्चा हो सके, पापा मम्मी घर पर आ गए हो, वो लोग देख सके, कुछ भी। तो ऐसा नहीं होता है बेटा, इट इज फॉर द पर्पस। अर्लियर इट वॉज बिकॉज वी वर अंडर द ब्रिटिश ऑब्लिगेशन। सो 1947 के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। अभी जैसे कि जो रेलवे बजट है, अभी इंडिया और रेलवे या सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट और रेलवे, ये दोनों अलग है क्या? अपने ही देश का पार्ट है ना। 2017-18 तक रेलवे बजट वाज अनाउंस सेपरेटली। व्हाई? बिकॉज ब्रिटिशर्स यूज्ड टू अनाउंस इट सेपरेटली। तो अपना दिमाग नहीं चला कि भाई ब्रिटिशर्स ने इंडिया को और रेलवे को अलग अलग माना रहेगा, पर अपने देश का तो हिस्सा है, अपने को एक ही बजट देना चाहिए। पर नहीं, वो लोग इस बात को मानने के लिए रेडी। बहुत 2017-18 के बाद उनको रियलाइज हुआ कि हाँ भाई ये जो बोल रहे हैं वो सही है। अच्छा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बजट वाज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? बुगेत। बुगेत का मतलब क्या होता है? लेदर बैग। मतलब पहले बजट कैसे अनाउंस होता था? लेदर बैग के अंदर ऐसा दिखाते थे। कभी देखा है क्या बजट ऐसा लेदर बैग के अंदर? आई विल शो। सो अभी ये बस मुझे यही वाला पॉइंट डिस्कस करना था कि सर बजट का मतलब तो आपने अभी जस्ट बताया हम लोगों को कि इट इज बुगेत, और अगर बुगेत है तो लेदर बैग होना चाहिए। पर आज के डेट में तूने देखा है बजट, तो तू देख रहा है सर रेड कलर का क्लॉथ है, क्योंकि ये इंडियन ट्रेडिशन है। ये जो बुगेत है, बैग है, लेदर बैग है, वो इंडियन ट्रेडिशन थोड़ी है। अपना इंडियन ट्रेडिशन क्या है मालूम है? बही खाता। बही खाता नहीं, लाल चोपड़ो। लाल अपना इंडिया के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं ना, वो एक लाल कलर के चोपड़े के अंदर मेंटेन होना चाहिए, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, इट अट्रैक्ट्स वेल्थ। ऐसा बिलीफ है। लाल चोपड़ा, चोपड़ा पूजन भी होता है अपना, और वो लाल कलर का ही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले के जमाने में लिखे जाते थे, वो एक रेड कलर के बुक में लिखे जाते थे। तो अपना इंडियन गवर्नमेंट बोलता है कि वी शुड फॉलो इंडियन ट्रेडिशन। व्हाई आर वी स्टिल फॉलोइंग वो ऐसा लेदर बैग दिखाने का सबको? आई विल शो यू अ फोटो। करेक्ट, लेदर बैग का देखा था। हाँ, क्योंकि आज के डेट में तो इंडियन गवर्नमेंट देख, ये वाला जो गवर्नमेंट है ना वो थोड़ा मुझे ज्यादा इंडियन लगता है, क्योंकि इसके पहला वाला गवर्नमेंट तो कैसा है, मेलोनी से थोड़ा मिलता जुलता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। जाने दो, ये जो लोगों को ये जोक नहीं समझा बेटा, मेलोनी इज द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इटली। एंड अच्छा, इस समझा तेरे को? मेरे को समझा। तो इसके पहले वाला गवर्नमेंट का क्या रिश्ता था? हाँ डैश, कुछ नहीं समझा तेरे को बेटा, पोगो देख। इसके लिए हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर चाहिए था। सो बेटा, इंदिरा का मतलब सोनिया गांधी वॉज फ्रॉम इटली। छोड़, लंबा रेफरेंस था नहीं। सो अरुण जेटली नाम का फाइनेंस मिनिस्टर था। ऐसा गावात लिख ही नहीं रहे, क्यों? पेन से लिखना पड़ेगा, खत्म हो गया फिर मैं। ये देख, ऐसा, अभी ये जूम नहीं होएगा शायद, बट इफ यू सी उसके हाथ में एक लेदर बैग है। मतलब जितने भी बजट्स हुए हैं ना बिफोर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट केम इन टू इफेक्ट, ऑल द बजट्स वर इन अ लेदर बैग। और जब भी ये आता है ना बेटा, देखो क्या लगता है, ये एक ओपन डॉक्यूमेंट है कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है टिल द टाइम इट्स अनाउंस्ड? हाँ मतलब तो इमेजिन, नहीं तो फिर फायदा ही क्या है? अगर सबको पहले से ही पता, मतलब लीक नहीं होता है इसका डेटा, बहुत सीक्रेसी मेंटेन किया जाता है। दे दे एक्चुअली मेक दिस बजट इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे लोग मिलकर बैठते हैं, उनका फोन्स वगैरह सब ले लिया जाता है। फैमिली से अगर बात करने का है तो वहां पर जो लैंडलाइन होता है उससे ही फोन कर सकता है।
प्लस दे कैन नॉट शेयर एनी डिटेल्स ऑफ द बजट इवन विद देयर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ गया तो फिर वो बजट का जो वैल्यू है वो ही नहीं रहेगा। तो ये देखिए, जितना भी फोटोज तुम लोग देख रहे हो उसके अंदर वो एक ये जस्ट बिफोर द बजट ऐसा है ना, वो लोग दिखाते हैं। ये देखो, इसमें तुम्हारे देश का फ्यूचर है, ये बजट का डॉक्यूमेंट इसके अंदर सेफली रखा हुआ है, जो मैं थोड़े टाइम में जाकर पार्लियामेंट में अनाउंस करने वाला है। पर आज के डेट में एज आई टोल्ड यू कि ना, इसे निर्मला दीदी अलग तरीके से अनाउंस करती है। निर्मका हो गया ऐसा, अरे सॉरी दीदी, निर्मला सीता बजट अनाउंसमेंट, अरे क्या हो रहा है। So now if you see the images, it changes. Now there is a red color का cloth which is called as a बही खाता। अच्छा, उसमें भी अगर मैं तेरे को थोड़ा दिखाऊं ना, ये सब तो देख टैब का कवर है। ये वाला इमेज दिख रहा है क्या, फर्स्ट वाला? उसके अंदर देख, वो टैब का कवर जैसा, या एकदम प्रॉपर मोबाइल का कवर कैसा एकदम परफेक्ट लगता है। तो वो फर्स्ट वाला इमेज देख, ये क्यों चेंज हुआ, उसका रीजन, क्योंकि ये अगर फर्स्ट और थर्ड इमेज को कंपेयर करो, क्योंकि फर्स्ट वाला जो इमेज है ना वो फिजिकल डॉक्यूमेंट है, मतलब बजट एक्चुअली एक 10 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो पहले वो पेजेस से पढ़ते थे, पर कोविड आया, कोविड के बाद बहुत सारा पेपरलेस होने लगा। तो आज के डेट में जो बजट हो गया वो डिजिटल हो गया। डिजिटल हो गया मतलब टैब पर है, टैब का कवर भी लाल कलर का बना डाला। सो दैट इज हाउ द बजट का कॉन्सेप्ट इज, कि पहले इट वाज इन अ लेदर बैग, नाउ वी प्रेजेंट इट इन अ बही खाता। पहले बही खाता एक क्लॉथ था, अब बही खाता एक टैब का कवर बन चुका है। पहले पेपर में बजट अनाउंस होता था, अब डिजिटल बजट अनाउंस होता है। अच्छा, जब भी बजट अनाउंस होता है उसके पहले बेटा तुम लोग कुछ भी शुभ काम करते हो तो घर वाले क्या करते? बिफोर डूइंग समथिंग गुड, एग्जाम देने के लिए जाते हो, दही शक्कर कुछ मुंह मीठा करते हैं। तो इंडिया के अंदर एक सेरेमनी होता है जिसका नाम है हलवा सेरेमनी। सो बिफोर द बजट इज अनाउंस्ड देयर इज अ सेरेमनी कॉल्ड एज हलवा सेरेमनी। आई शपथ मजाक नहीं कर रहा है, फोटोज के साथ लेकर आया प्रूफ। अब ये मत पूछना कि हलवा किसने बनाया, किसका हलवा है, सूजी का है, गाजर का है, मूली का, मुझे नहीं पता, बट देर इज अ हलवा सेरेमनी। क्योंकि जितने भी लोग देख, फाइनेंस मिनिस्टर तेरे को क्या लगता है ये अकेला काम करता है क्या? तेरे को सच्ची लगता है निर्मला सीतारमन ने पूरा प्लानिंग की है? बेटा उसके अंदर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरीज, फाइनेंस सेक्रेटरीज के अंदर होते हैं उनके लोग जो लोग काम करते हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड इन प्रिपरेशन ऑफ द बजट। सो टू सेलिब्रेट देयर एफर्ट, to celebrate what we are going to give India in the next year, there is a ceremony called as halwa ceremony। तो ये वापस इंडियन ट्रेडिशन को बहुत सारा रिप्रेजेंट करता है। अब ये सब मैंने जितना भी बात किया, हलवा सेरेमनी, बही खाता, बजट का, रेलवे बजट का, ये सब अपना सीए फाउंडेशन के पोर्शन से रिलेटेड है। अपना 12th वाला तो टाइम पास ही है, क्वेश्चन है उसका आंसर है, क्वेश्चन एंड आंसर करके खत्म करने का है। बट आई होप आई एम क्लियर विथ वॉट एवर आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? सो जब भी हम लोग बजट के बारे में बात करेंगे, बजट के बेटा कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या बोला? बजट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। This not only from your 12th standard but also from your CA foundation point of view is going to be one of the most important concepts. This answer can be asked for 8 marks. My target for today's lecture is only to complete this. मेरा लेक्चर वैसे ही कितने बजे तक है आज? 8:45, जो भी रहेगा 8:30, 8:45, इररिस्पेक्टिव, जब तक ये आंसर नहीं होगा तब तक छोड़ेगा नहीं। लेट हो गया तो लेट तक बिठाएगा, जल्दी हो गया तो जल्दी छोड़ देगा। ये आंसर मेरे को कॉन्सेप्चुअली क्लियर चाहिए। सो देख, हेडिंग क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंदर सबसे पहला चीज क्या आया? पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू। ये दिखा क्या? उसके अलावा आया पब्लिक डेट, उसके बाद आया फिस्कल पॉलिसी। तू अगर देखेगा ना, फिस्कल पॉलिसी एक्चुअली पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेट ही है।
इसका मतलब वो जो पहले तीनों कंपोनेंट्स है इज नथिंग एल्स बट योर फिस्कल पॉलिसी। देख, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट, बराबर। एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बजटिंग एंड ऑडिटिंग। क्या बोला? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बजटिंग एंड, व्हेन डू वी डू बजटिंग? बजटिंग कब होता है? बिफोर स्पेंडिंग क्या आफ्टर स्पेंडिंग? इट इज ऑलवेज बिफोर स्पेंडिंग। एंड ऑडिटिंग कब होता है? आफ्टर स्पेंडिंग होता है। तो अब अपने को ये वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर वही चीजों को रेप्लिकेट कर रहा हूं और लिख रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या है? बजट। बजट के अंदर अपन ने अभी अभी देखा दो चीजें थी, एक रिसीट्स था और एक एक्सपेंडिचर। तो बजट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिसीट्स एंड पेमेंट्स के जगह पर बेटा वी यूज द वर्ड एक्सपेंडिचर। पेमेंट जो वर्ड है ना बेटा, वो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में यूज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। गवर्नमेंट का पेमेंट्स नहीं होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। देयर इज अ डिफरेंस। इकोनॉमिक टर्म है। और देख, पेमेंट हम कब करते हैं? जब हम सामने कुछ गुड्स खरीदते हैं। गवर्नमेंट का जरूरत नहीं है ना, गवर्नमेंट स्पेंड करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है। गवर्नमेंट जरूरी नहीं है सामने कुछ खरीदे, गवर्नमेंट ऐसे भी पेमेंट्स करता है। सो यू हैव टू यूज द वर्ड एक्सपेंडिचर। चल अभी आते हैं अपन रिसीट्स पे। बेटा रिसीट्स है ना, दो टाइप का होता है। एक का नाम है रेवेन्यू रिसीट्स और एक का नाम है कैपिटल रिसीट्स, REVENUE। Can you explain what are revenue receipts? Can you explain me what are capital receipts? What is the difference between a revenue receipt and a capital receipt? मस्त अकाउंट्स पढ़ा हुआ लग रहा है तू, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर एक चैप्टर है एनपीओ, और एनपीओ के अंदर शायद आपको यही लॉजिक दिया गया है कि रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर रिकरिंग एंड कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आर नॉन रिकरिंग। मैं प्रीतेश वीरा है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता है और तू मुझे अकाउंट्स का लॉजिक दे रहा है, जो टेम्पररी पीरियड के लिए अपन अज्यूम कर लेते हैं कि सही है, जो कि सही नहीं है। नहीं, लॉजिक कुछ और ही है, मैं बताता हूं। पहले समझ लेते हैं फिर उसका लॉजिक समझते हैं। चल नाउ रेवेन्यू रिसीट्स के भी दो टाइप्स है। एक क्या बोला? रेवेन्यू रिसीट्स के कितने टाइप्स है? दो। एक का नाम है टैक्स, दूसरे का नाम है नॉन टैक्स। बोल बेटा, टैक्स और नॉन टैक्स सुना है? टैक्स तो सुना ही है ना। व्हाट इज अ टैक्स? इट इज अ वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन के कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन। सो एक टैक्स है, दूसरे का नाम नॉन टैक्स है। कैन यू एक्सप्लेन मी और गिव मी एग्जांपल्स ऑफ टैक्स? टैक्स भी दो टाइप का होता है, अगर तुझे पता हो तो। करेक्ट। सो एक टैक्स का नाम होता है डायरेक्ट टैक्स, एक टैक्स का नाम होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या होता है मेरे को तो वही नहीं पता है। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? मस्त। सो कैन आई से डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम। तो इनडायरेक्ट टैक्स किस पे होता है? इट इज ऑन गैस, गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स भी है ना बेटा, दो टाइप का होता है। जो तू एक बोला वो बोल, तो कौन सा दो टाइप का हो सकता है? डायरेक्ट टैक्स। तूने अभी जस्ट बोला था एक टैक्स, अभी तुमने क्या बोला? डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम। किसके इनकम पे? मस्त। सो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं उसको? पर्सनल इनकम टैक्स। और एक और टैक्स होता है, अगर इनकम पर्सन का होता है और किसका होता है? परफेक्ट है हृदय। सो कैन आई से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉर्पोरेट टैक्स। मैंने वो शॉर्टकट में लिखा है, चलेगा क्या? क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, फिर मैं सब कुछ जो मुझे लिखना है वो नहीं लिख पाएगा। तुम लोग पीट और सीट ऐसा लिखने वाला है। PIT का मतलब पर्सनल इनकम टैक्स, किसी इंडिविजुअल पर, या HUF। HUF
उस पर अगर टैक्स लगेगा तो हम उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। किसी कंपनी पर लगेगा, कॉर्पोरेट पर लगेगा तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कैन यू टेल मी व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? मस्त, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? जीएसटी। पर जब जीएसटी नहीं था सालों, तब तो कुछ और था ना। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे, उसमें से एक टैक्स का नाम है एक्साइज ड्यूटी। ये कौन सा ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता था? ऑन, नो, ऑन प्रोडक्शन ऑफ, ये बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है, मेरे को नॉन टैक्स भी लिखने का है। चल कुछ तो करते हैं। ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब अगर हम कोई भी गुड प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्शन पर क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी। किसके प्रोडक्शन पर लगा? गुड्स के। तो ऐसा ही एक और टैक्स था जिसका नाम है सर्विस टैक्स, जो लगता था ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। फिर एक टैक्स तूने बोला इंपोर्ट, इंपोर्ट पे थोड़ी ना एक्साइज ड्यूटी लगता है, इंपोर्ट पे लगता है कस्टम्स ड्यूटी। सो इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलता है? कस्टम्स ड्यूटी। दैट इज ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्यों करेंगे? क्योंकि अगर मेरे देश में गुड्स कम पड़ रहे हैं और तू बाहर के देश में माल बेच रहा है, तो मैं तेरे गुड्स पर भी टैक्स लगाएगा, सो दैट बाहर तेरा गुड्स महंगा बिके, तेरा गुड्स बाहर भी ना बिके, तो झक मार के तेरे को मेरे देश में वापस गुड्स बेचना पड़े। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटी। फिर तुम लोगों ने मेरे को एक टैक्स बोला, वैट। वैट का मतलब वैल्यू एडेड पे जो टैक्स लगा वो। हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था, वैल्यू एडेड मेथड, इफ यू रिमेंबर। वैल्यू एडेड मतलब जितना भी ऐड हो रहा है वैल्यू, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इंडिया तो बहुत टैक्स के लिए फेमस है बेटा, पेज खत्म हो जाएगा पर टैक्सेस खत्म नहीं होंगे। देयर इज अ सेल्स टैक्स, तू माल बेचेगा उस पे टैक्स लगता था, तू एंटरटेनमेंट लेगा तो उस पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, तू गाड़ी खरीदता है तो उसके अंदर रोड टैक्स होता है, तू गाड़ी चलाता है तो उसको चलाने के टाइम पर टोल टैक्स होता है। मुझे तो लगता है किसी दिन में मरेगा तो गवर्नमेंट बोलेगा थाम, डेथ टैक्स पण देऊन जा। ये इतने सारे टैक्सेस है बेटा। ये सब टैक्सेस को कंसोलिडेट करके आज के डेट में हम किस पे फोकस करते हैं? जीएसटी। कुछ कुछ चीजों पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, कुछ कुछ चीजों पर कस्टम्स ड्यूटी तो है ही। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल, मतलब फ्यूल, उस पे एक्साइज ड्यूटी है। लिकर के मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो गुड्स के, कुछ गुड्स के ऊपर आज भी हम लोग ने एक्साइज ड्यूटी रखा है, पर बाकी का वैट हट गया, सर्विस टैक्स हट गया, सेल्स टैक्स हट गया। बहुत सारे टैक्सेस हम लोगों ने आज के डेट में निकाल कर एक ही टैक्स लेकर आए जिसका नाम है जीएसटी। आर वी क्लियर विद दैट? तो अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? बड। बड नहीं है, क्या है? बजट। बजट को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स कितने टाइप का होता है? दो, एक एक कैपिटल, मेरे कैपिटल तक तो अभी तक आया भी नहीं है। रेवेन्यू रिसीट्स कितने टाइप का होता है? दो, एक टैक्स और एक, टैक्स के अंदर क्या क्या आया? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स के अंदर दो आए, पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस के मैंने कैटेगरीज के बारे में बात किया। आर वी क्लियर विद दैट? श्योर। कैपिटल गेन्स टैक्स भी इस पे ही आएगा, इनकम पर लगता है ना वो। हाँ, बस इनकम टैक्स। चल, सो केनाई से अब आता है नॉन टैक्स के ऊपर, जो टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट पैसा कमाता है। गवर्नमेंट टैक्स के अलावा पैसा किधर कमाता है? इंटरेस्ट मिलता होगा। फिर केनाई से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है फ्रॉम फीस, फाइन्स, पेनल्टीज। हाँ ना? फी, अगर मेरे को लाइसेंस बनाने का है गवर्नमेंट फी लेता है, अगर मेरे को पासपोर्ट बनाने का है तो उसके लिए फी लेता है। कोई भी राइट, कोई भी गवर्नमेंट से मुझे अगर ड्राइविंग लाइसेंस, मैं लाइसेंस बोला ना, हाँ, मेरे को अगर कोई चीज का राइट चाहिए तो गवर्नमेंट उसके लिए मेरे से क्या चार्ज करता है? फी। फाइन किस पे चार्ज करता है?
गलत किया तो फाइन और पेनल्टी आर नॉट द सेम, गलत दोनों ही है। फाइन कब लगता है? रे सिंपल है, ड्राइव कर रहे सीट बेल्ट नहीं पहना, जब रूल्स फॉलो नहीं किए, हेलमेट नहीं पहना, तो मेरे को फाइन भरना पड़ेगा। टैक्स में झोल किया, पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो फीस हो गया, फाइन हो गया, पेनल्टी हो गया। तू एक मस्त जवाब दिया मेरे को, विच वॉज बाय द नेम ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट लोन देता होगा, वो लोन पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता होगा, बस इंटरेस्ट और कुछ। अगर इंटरेस्ट है तो ओके, आई अग्री विद दैट, आई एम नॉट राइटिंग इट ओवर हियर, कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट कैन आई से गवर्नमेंट को इनकम मिलेगा फ्रॉम, करेक्ट, कैन आई से बिफोर दैट आई विल राइट डिविडेंड। गवर्नमेंट भी तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता रहेगा, गवर्नमेंट का खुद का कंपनीज ही स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होता है, तो जब गवर्नमेंट डिविडेंड बांटता है तो खुद को भी तो एक शेयर मिलता है ना, डिविडेंड मिलता है। तूने एक अच्छा आंसर दिया, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयूज, अंडरटेकिंग बोलो या यूनिट बोलो। सो फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट्स, एक कॉन्सेप्ट होता है स्पेशल लेवी। एक कौन सा लेवी? स्पेशल लेवी, मतलब कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक अलग टाइप का टैक्स, कि भाई तेरे को तेरे एरिया के अंदर डेवलपमेंट करने का है, उसके लिए गवर्नमेंट ने तेरे से कोई तो टैक्स चार्ज किया। जैसे कि इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत अभियान आया था, तो स्वच्छ भारत सेस ले लिया। स्पेशल चीजों के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है तो उसको अपन स्पेशल लेवी बोलते हैं। अच्छा, अभी जैसे कि रतन टाटा जी अनफॉर्चुनेटली हैज पास्ड अवे, इज देयर एनी लीगल हायर? लीगल है उनका अभी ना, उनका फैमिली तो कुछ है ही नहीं। कर, इसका मतलब कहते हैं कोई तो लीगल हायर है, बट जिसका कोई नहीं है और उसका प्रॉपर्टी अगर देश में पड़ा है तो वो अपना। हाँ, अपना मतलब बेटा, गवर्नमेंट सब चीजों को अपना ही मानती है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। आई मेंट दैट इट इज कॉल्ड एज एस शीट। क्या बोलते हैं उसको? एस्चीट्स। क्या होता है कि सपोज कर तेरे पास करोड़ों अब्जों रुपए है, पर ना तेरा स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ना तूने कोई विल लिखा है, ना सगा भाई, ना सगा बहन, ना पति पत्नी, या वो तेरे जिंदगी में कोई नहीं, तू अकेला आया था, तू अकेला चला गया। तो जो भी तेरा प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा कौन कर लेगा? गवर्नमेंट कर लेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं एज एस cheats. So fees, fines, penalties, interest, dividend, profit on public sector units, special levies or escheats are all examples of which receipts? Non-tax. Non-tax is the part of which receipt? Revenue receipts. यार वी क्लियर? पक्का समझ में आया है? किसी को यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आता है कौन सा रिसीट्स? कैपिटल। अभी इसको मैं कैसे मैनेज करूं इतने पेज में, वो मुझे भी नहीं पता है, पर मैं कोशिश करेगा। बेटा कैपिटल रिसीट्स भी दो टाइप का होता है, एक नॉन डेट क्रिएटिंग, ये क्या लिखा है, एक नॉन डेट क्रिएटिंग, और दूसरा जो मैं लिख रहा है वो है ऑब्वियसली डेट क्रिएटिंग। अभी देख, डेट क्रिएटिंग तो बहुत इजी है, एक ही है, बोरोइंग्स। नॉन डेट क्रिएटिंग में क्या आएगा इज द होल पॉइंट, जिससे गवर्नमेंट का इनकम तो जनरेट हुआ, पर उसके वजह से गवर्नमेंट का डेट क्रिएट नहीं हो रहा है। क्या मस्त आंसर दिया रे नैतिक, लवली। पीएसयू को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? नहीं, इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इज अ मेथड ऑफ डूइंग प्राइवेटाइजेशन। सो व्हेन अ पब्लिक सेक्टर यूनिट इज सोल्ड टू अ प्राइवेट सेक्टर, इट इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। मस्त आंसर दिया, लवली आंसर। So can I say disinvestment is one of the ways via which government can make money? Recently इंडिया में एक हुआ था जिसका नाम था टाटा ने खरीदा एयर इंडिया। एयर इंडिया किसका कंपनी? गवर्नमेंट का, इन द ईयर 2014-15, बट सोल्ड इट टू द टाटास इन द ईयर 2015-16। सो एक गवर्नमेंट का कंपनी जब प्राइवेट सेक्टर का कंपनी बन जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट। क्या इसके वजह से गवर्नमेंट का इनकम जनरेट हुआ?
मेरे को ना ये लोग का चैट दिख नहीं रहा है रे ठीक से. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लो डेथ रेट. क्या बोल रहे हैं? डिप्रेशन, पॉपुलेशन का टेंशन नहीं लेना चाहिए. ये तुम लोग का कुछ अलग ही चल रहा है इधर. कहाँ बर्थ रेट इज स्टिल हाई? क्या हो गया ये? एक तो वो स्टेशन पे भी गाना बजता है, भाव ही नहीं देते स्वच्छता को. अच्छा तुम स्वच्छता पे हो. ओनली पॉपुलेशन चेंज, स्टिल नो चेंज. 20 साल निकल गए. स्वच्छ भारत, अरे इसकी साला स्वच्छ भारत रखने का जिम्मेदारी अपना है. गवर्नमेंट पे मत ठोको सालो. तुम लोग साला खाते हो पीते हो फिर नीचे थूकते हो, रैपर फेंकते हो. क्या फेंक रहे हैं बे? जाने दे, कुछ वाइटल नहीं है. सेस क्या होता है बेटा? सेस इज एन एडिशनल काइंड ऑफ अ टैक्स. एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो टैक्स लगता है उसको सेस बोलते हैं. एनीवे, सो एक कॉन्सेप्ट का नाम क्या दिया? डिसइन्वेस्टमेंट. दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है रिकवरी ऑफ लोन. क्या बोला? रिकवरी ऑफ. जब हम लोन देते हैं तो वो रिसीवेबल होता है. आई रिपीट, व्हेन वी गिव अ लोन इज अ रिसीवेबल. जब वो पैसा मुझे वापस मिल गया तो रिसीवेबल है? नहीं है. अच्छा, रिसीवेबल अपना असेट होता है. अब पैसा मिल गया तो असेट कम हो गया. डिसइन्वेस्टमेंट के वजह से भी क्या हुआ? सो बेटा, कैन आई से डिसइन्वेस्टमेंट के वजह से असेट कम, रिकवरी ऑफ लोन के वजह से भी असेट कम. और बेटा डेट क्रिएटिंग का तो एक ही एग्जांपल है विच इज बाय द नेम ऑफ बोरोइंग्स. बोल बेटा, बोरोइंग्स के वजह से क्या होता है? एग्जैक्टली exactly. क्या हमने ये क्लासिफिकेशन टैक्स और नॉन टैक्स में किया क्या? अच्छा, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. इसका मतलब द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल is not based on recurring and non-recurring. It is based on assets and liability. Can I say revenue receipts do not decrease our assets or increase our liability? रेवेन्यू रिसीट्स के वजह से क्या असेट और लायबिलिटी पर कोई इंपैक्ट आया कि नहीं आया? बेटा, बट डिस इन्वेस्टमेंट में तुझे तेरा कंपनी बेचने के बाद पैसा मिला तो क्या तेरे को टैक्स के लिए तेरा असेट बेचना पड़ा? अच्छा, क्या इसमें से कोई भी ऐसा है जिसकी वजह से लायबिलिटी बढ़े? टैक्स, नॉन टैक्स, स्पेशल लेवी, एसशीट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, फाइन, एनी आइटम विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ अ लायबिलिटी? नो. सो बेटा, द पॉइंट इज यू हैव टू, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही होना चाहिए. एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? रिकरिंग, नॉन रिकरिंग. तो एक और पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट कर. द पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट ऑफ रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. द पॉइंट ऑफ व्यू इज वेदर देयर इज एन इंपैक्ट ऑन असेट एंड लायबिलिटी और नॉट. रिसीट है तो क्या ये पैसा कमाने के लिए मुझे असेट बेचना पड़ा? नहीं. असेट कम हुआ? नहीं. तो असेट कम नहीं हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ नहीं रहा है, तो वो रेवेन्यू रिसीट है. पर अगर कोई ऐसा आइटम है जिससे असेट लायबिलिटी पर इंपैक्ट आ रहा है, असेट कम होकर पैसा मिल रहा है, तो वो कैपिटल है. दैट इज द इकोनॉमिक्स लॉजिक. सो इन इकोनॉमिक्स वी डोंट टर्म इट ऑन द बेसिस ऑफ रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. मे बी करेक्ट, मे बी इनकरेक्ट, बट इकोनॉमिक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? इज देयर अ इंपैक्ट ऑन असेट एंड लायबिलिटी? इफ देयर इज एन इंपैक्ट ऑन असेट एंड लायबिलिटी, इट इज अ कैपिटल. इफ इट इज नॉट अ इंपैक्ट ऑन असेट एंड लायबिलिटी, देन इट इज अ रेवेन्यू. नहीं, रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है. इसके लिए मैंने रिसीट या एक्सपेंडिचर बोला ही नहीं है. आई जस्ट यूज द वर्ड कैपिटल, आई जस्ट यूज द वर्ड रेवेन्यू. इसके लिए मैंने कलर भी अलग अलग यूज किया है. देख, मैंने रेवेन्यू के लिए ब्लैक कलर यूज किया है, कैपिटल के लिए मैंने ब्लू कलर यूज किया है. आर वी क्लियर? पक्का समझा है यहां तक? तो मेरे को बता, कितना पढ़ के हो गया तुम्हारे हिसाब से? जो मुझे पढ़ाना था उसका आधा हुआ. कौन सा आधा हुआ? रिसीट्स. अब मुझे दूसरे आधे पर जाना है. दूसरा आधा क्या है? एक्सपेंडिचर. अभी तुम लोग मुझे बताएगा एक्सपेंडिचर भी कितने टाइप का होता है?
दो टाइप, कौन सा दो टाइप का एक्सपेंडिचर होता है? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैन यू गिव मी अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एंड दूसरा बात, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लॉजिक रिकरिंग वाला है, क्या असेट और लायबिलिटी वाला आना चाहिए? सो कहने से जिसके वजह से असेट लायबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ सकता है, और कैपिटल में वो सारी चीजें आएंगी जिसके वजह से असेट और लायबिलिटी पर कुछ तो इंपैक्ट आएगा. बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपके हिसाब से क्या क्या गवर्नमेंट का रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर है? सो कैन आई से देयर कैन बी वेजेस एंड सैलरीज. क्या इससे असेट लायबिलिटी पर कोई इंपैक्ट आया? मस्त एक और वर्ड दिया तूने, पेंशन्स. कैन आई से गवर्नमेंट कई बार करता है ट्रांसफर पेमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देता है, स्कॉलरशिप देता है, सब्सिडीज दे सकता है. कैन बी. पर सब्सिडीज कई बार सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट नहीं होता है, कई बार आपको आपके मेहनत का भी मिलता है. सो सब्सिडीज कैन बी अर्नड ऑल्सो, सब्सिडीज कैन बी अनअर्नड ऑल्सो. क्योंकि प्रोड्यूसर को अगर पैसा दिया तो प्रोड्यूसर को आउट ऑफ लव केयर एंड अफेक्शन दिया है क्या? हाँ. तो पेंशन हो गया, ट्रांसफर पेमेंट हो गया. कैन आई से इंटरेस्ट पेड? अभी जो अपन ने लोन दिया उस पर अगर इंटरेस्ट मिल सकता है तो लोन देने पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो लोन लेने पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड. कहना इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चलाने का, पुलिस डिपार्टमेंट को चलाने का. ये सारे एक्सपेंसेस कौन से हैं? रेवेन्यू. अपने को कौन सा पढ़ने का है अभी? रेवेन्यू तो हो गया. कहना इसे इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन. क्या इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन पर खर्चा होता है? क्या वो खर्चा के वजह से कोई असेट या लायबिलिटी पर इंपैक्ट आता है? नहीं. इसका मतलब इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन इज अ पार्ट ऑफ विच एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अपन अपन कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? और एक रिपब्लिक डे, तो उस पर भी खर्चा होता रहेगा, उसका भी जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? जिसके वजह से असेट या लायबिलिटी पर कुछ तो इंपैक्ट आना चाहिए. ओहो क्या बात है, अगर हमने लोन दिया है, दिया है मतलब कहना है इसे लोन्स एंड एडवांसेस. एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मस्त आंसर है तेरा, आई विल लिसन टू यू. पहले ये तो एक्सप्लेन करने दे, तुझे समझ में आ गया, दूसरों का क्या लिया. सो कहना इसे देयर कैन बी लोन्स एंड एडवांसेस. ये लोन्स एंड एडवांसेस के वजह से क्या होता है? असेट बढ़ता है पक्का. क्यों? क्योंकि रिसीवेबल है, जो रिसीवेबल होता है वो असेट होता है. सो कहना ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस की वजह से मेरा असेट बढ़ गया. यस. क्या? सो कहना ऐसे, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, एक्स, गलत हो गया कलर, एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स. आई रिपीट, मैंने क्या बोला? एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स. लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, किसी कंपनी को खरीद लिया, डिसइन्वेस्टमेंट का उल्टा इन्वेस्टमेंट किया, इसके वजह से क्या हुआ? वापस असेट बढ़ गया. तो तू अगर क्लियरली देख रहा है ना, कैपिटल रिसीट में वी आर, कैपिटल जो कॉन्सेप्ट है उसमें असेट और लायबिलिटी का क्लियर डिस्टिंक्शन है, जबकि रेवेन्यू में असेट और लायबिलिटी के बारे में तो कुछ डिटरमाइन ही नहीं कर पाएगा. तो अभी एक और बचा, जो तू लॉजिक लगा रहा है वही लॉजिक लगाने का है उल्टा. वहां पर कितनी आइटम थी, तूने उसका दो का तो उल्टा किया. बोरोइंग्स का उल्टा तूने बोला, अगर हम लोन लेते हैं तो हम लोन देते भी है, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट. तो एक और आइटम था वहां पर, क्या था वहां पर? व्हाट वर द थ्री आइटम्स बेटा कैपिटल रिसीट्स में? डेट एंड नॉन डेट. डेट के अंदर क्या था? बोरोइंग्स.
नॉन डेट में क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट एंड इट्स अ कहावत, रिकवरी ऑफ लोन। तो रिकवरी ऑफ लोन का उल्टा क्या? पैसा आया, रिकवरी ऑफ लोन, तो उसका उल्टा रीपेमेंट ऑफ लोन। So can I say there can be another concept called as repayment of loans? बोल, रीपेमेंट ऑफ लोन्स की वजह से क्या होगा? अपना जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगा। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? सो बेटा इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना हो तो कुछ इस तरीके से है। बजट के दो पार्ट्स है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स का दो पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर का दो पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स का दो पार्ट, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर दो पार्ट, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का दो पार्ट, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स आ सकता है, कैपिटल गेन्स टैक्स आ सकता है, जो भी मेरे इनकम पर है वो सारा टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स। जो कंपनी पैसा कमाता है उसके ऊपर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, बराबर है। फिर नॉन टैक्स के अंदर, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी आया, एक्साइज ड्यूटी आया, वैल्यू एडेड सेल्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फिर नॉन टैक्स के अंदर अपन ने पढ़ा फी, फाइन, पेनल्टी, ग्रांट्स, प्रॉफिट्स। इधर एक और वर्ड मैंने लिखा नहीं है, फी, फाइन, पेनल्टी, ग्रांट्स हो सकता है। किसी का हेल्प कर दिया, किसी का मदद कर दिया। टर्की के अंदर जब क्या आया था, भूकंप, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनका मदद किया था। सो उनको एड दिया, उनको मेडिसिन पहुंचाया, उनको पैसे का मदद किया। ग्रांट्स एंड एड्स भी हो सकता है यहाँ पर। सो इफ आई हैव टू राइट टू मोर आइटम्स, मैंने 8 लिखा है, मेरे को और 2 याद आया, दैट कैन बी एड्स और ग्रांट्स। आर वी क्लियर विद दैट? चल नेक्स्ट वाला क्या आया? कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू के अंदर कितना कॉन्सेप्ट्स आया? 2। एक डेट क्रिएटिंग, एक नॉन डेट। डेट का मतलब बोरोइंग, नॉन डेट का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। बेटा ग्रांट्स रिसीट कैसे? देवा रे देवा, ग्रांट्स अगर मैं दे सकता हूं तो ग्रांट्स रिसीव भी तो हो सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जब बाढ़ आया तो किसी कंट्री ने अपना मदद किया रहेगा। ये 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 बराबर ना? अगर अपन टर्की का मदद कर सकता है तो कोई ना कोई टर्की अपना, कोई ना कोई कंट्री कंट्री कोई ना कोई कंट्री अपना भी तो मदद करेगा ना। सो ग्रांट्स रिसीव्ड, aid received is receipt. Grants given, aid given is an expenditure, बराबर है। चल उसके बाद अपन ने पढ़ा डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट के अंदर 2 कैटेगरी था, एक डिस इन्वेस्टमेंट और एक रिकवरी ऑफ लोन। एक्चुअली में कैसा पढ़ना चाहिए मालूम है तेरे को? ये जो मैंने ब्लैक में लिखा है दैट इज वन बजट, जो मैंने ब्लू में लिखा है दैट इज अनदर बजट। आई रिपीट, बजट कैसा होता है? एक रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट के अंदर 2 कैटेगरीज होता है, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डज नॉट हैव अ इंपैक्ट ऑन असेट एंड लायबिलिटी। फिर होता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट का 2 टाइप्स, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंस, हैज अ इंपैक्ट ऑन। सो कैसा पढ़ना चाहिए आइडियलिस्टिकली? ब्लैक के साथ ब्लैक, ब्लू के साथ ब्लू। इसको थोड़ा सा चेंज करना हो तो ये इसका पेन नहीं है, इसका पेन इधर है। इसको भी ब्लू कर देता हूं तो तुमको समझ में आ जाएगा कि रेवेन्यू बजट अलग है, कैपिटल बजट। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए पढ़ाया मैंने, बट आइडियली करेक्ट तरीका क्या है? जब भी कोई बजट का डॉक्यूमेंट देखेगा ना तो ऐसा नहीं होता है रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। पूरा रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट का डॉक्यूमेंट वैसा होता है। सो दिस विल बी रिटर्न एज रेवेन्यू, गलत लिख दिया, ये बराबर था ना? रेवेन्यू रेवेन्यू, हाँ सॉरी, कैपिटल था, कैपिटल गांजा गांजा, कैपिटल रिसीट्स। नसीबी ये पढ़ाने के बाद हो रहा है, पढ़ाने के पहले बोलता तो साला तुम लोग मेरे पे डाउट खाते। ये हो जाएगा अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अगर नंबरिंग भी दे दूं तो कहना है इसे, ये रेवेन्यू रिसीट्स, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 1 and 2 टुगेदर आर कॉल्ड एज रेवेन्यू बजट, 3 and 4 आर टुगेदर कॉल्ड एज कैपिटल बजट। तो आइडियलिस्टिकली कैसा पढ़ना चाहिए मालूम है? बजट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। बजट दो टाइप का होता है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट का दो टाइप 1 and 3, कैपिटल बजट का दो टाइप 3 and 4। बराबर है? आर वी श्योर? हैव यू अंडरस्टूड दिस एंटायर थिंग क्रिस्टल क्लियर? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव गिवन ओवर हियर, बट आई डोंट लाइक देयर फॉर्मेट, हेंस आई हैव गिवन यू माय फॉर्मेट। डन? पक्का? आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए दो काम है। पहला, अपना लेक्चर है कितने बजे तक? 8:30 तक है कि 8:45? 45 तक है, तो मेरे पास और 15 मिनट का टाइम है। मेरे को है ना, ये देख, ये वाला जो आंसर है ना, ये अपना ऑलरेडी हो चुका है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इसको आप लोग रीड कर लो, कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को पूछो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट? तो दो टाइप के फंक्शंस है, एक ऑब्लिगेटरी और एक ऑप्शनल। ऑब्लिगेटरी का मतलब कंपलसरी फंक्शन, करना ही पड़ेगा। ऑप्शनल मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इवन दिस इज व्हाट यू कैन रीड, एंड यू take a photograph of this, complete this table and write this answer at home and come in the next class। पूरा आंसर, हाँ, बहुत बड़ा आंसर है, 8 मार्क के लिए आएगा। 8, हाँ, वो देख, वो टेबल नहीं बनाना है, एग्जाम के अंदर इसका मार्क्स नहीं मिलेगा तेरे को। अच्छा, ये मैंने तेरे को क्यों पढ़ाया, पूछ। सीए फाउंडेशन, पब्लिक फाइनेंस नाम का पूरा चैप्टर, उस पर एक यूनिट है, यूनिट नंबर 3। और मजे वाला बात तेरे को बताता हूं, आई हैव नॉट ओनली कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव कंप्लीटेड मेनी मोर क्वेश्चंस। व्हाट आर द रीजंस फॉर एक्सपेंडिचर? तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू? क्वेश्चन नंबर 6, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स मैंने पढ़ाया नहीं है, बट वो बहुत ईजी है, वो मैं पढ़ा डालेगा। फिर इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 9, मेरा क्वेश्चन नंबर 9 भी पढ़ाकर हो गया। एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्स एंड नॉन टैक्स। नेक्स्ट वाला देख, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डेट, ये मैंने मेरे स्टार्ट में तेरे को पढ़ाया था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर। इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट, लोकल लेवल पर बात किया था। इंटरनल मतलब फैमिली से लेगा, एक्सटर्नल मतलब फ्रेंड से लेगा। नेशनल लेवल पर विद इन द कंट्री लिया तो इंटरनल डेट, आउटसाइड द कंट्री लिया तो एक्सटर्नल डेट। देन व्हाट इज बजट? अगर तेरे को याद रहेगा, मैंने ये जस्ट तेरे को पढ़ाया, दो टाइप का बजट होता है, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड what I was trying to do when I told you that I want this one answer to be completed. That one answer will cover 70% of your chapter. और तुम लोग ने अभी तक शायद नोटिस किया रहेगा, मैं बहुत कम बार आंसर वाइज पढ़ाता है। कभी कभार पढ़ाना पड़ता है, मेरे पास ऑप्शन नहीं होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आई कवर अ कॉन्सेप्ट एंड इन दैट कॉन्सेप्ट मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स गेट कवर्ड। सो तुमको आज ऐसा लगा कि मैं फास्ट पढ़ाया है, बिकॉज नंबर ऑफ आंसर्स के हिसाब से ऐसा लग सकता है कि सर आपने कितना सारा टाइप्स, मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने एक या दो आंसर को छोड़ के सब कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 भी अपने को आता है, पर फिलहाल मेरे को डिस्कस नहीं करना है, मैं ये अलग से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेगा। सो व्हाट आई वांट, रीड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क, इफ देयर आर नो डाउट्स टेक अ फोटोग्राफ ऑफ दिस। आप ये बनाएंगे और जो आंसर वहां पर है वो लिख कर लाएंगे। नहीं नहीं, मैं बता देगा, 1 to 11 मर जाएगा, इतना भी नहीं नहीं नहीं। वन देख, 1 और 2 तो जरूरत ही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही वाला है। ये देख, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेरे को ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ, 3। चलो एवरीबडी स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 1 and 2। ऑनलाइन में क्लैरिटी नहीं आ रहा है फ्लो चार्ट का। ये ले बेटा, अभी लिया तो सही तूने, 3 बार लिया।
मैं दे देगा, पहले तुम पढ़ लो। किसी को ग्रुप में बोल देता हूँ भेजने के लिए, तुम लोग में से कोई तो भेज देना ग्रुप में। अबे वो लोग थोड़ी करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, जूम करना है तो बोलो ना ऐसा कि नहीं दिख रहा है ठीक से। इससे ज्यादा जूम कर सकता हूँ थोड़ा? जब कुछ कटे तो बताना भाई। पीआईटी कट, ए पीआईटी, ऐसा पीआईटी लिख कर आएगा, पर्सनल इनकम टैक्स, सिटी, कॉर्पोरेट टैक्स। आई होप नाउ इट्स क्लियरर। So honestly speaking, by the next lecture, most probably we'll be done with the next chapter as well, which completes our 8 chapters of 12th standard. But I repeat, your ultimate goal till the month of December is not 12th standard. You should study from the perspective of CA Foundation. तो जैसे कि इस चैप्टर में भी ये वाला जो पूरा चार्ट मैंने बना कर दिया है वो CAFC के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही नेशनल इनकम में भी बहुत सारा चीजें CAFC के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में CAFC के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिमांड सप्लाई तो पूरा CAFC वाला ही था, इंट्रो टू माइक्रो एंड मैक्रो वाला भी CA फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा होराइजन अपना वाइड रखना, ब्रॉड रखना जब आप पढ़ रहे हो। डोंट ओनली कीप 12th स्टैंडर्ड इन माइंड, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन एंड आंसर, जबकि CA फाउंडेशन के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर नहीं है। CA फाउंडेशन के अंदर आपको MCQs है और उसके लिए एप्लीकेशन आना चाहिए। आज मैं तेको बताऊं MCQs कैसे आएंगे। फाइन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। चार ऑप्शंस, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रिसीट, नन ऑफ द अबव। बोलो फाइन कौन सा रिसीट है? तो सर कैसे समझने का, ये तो मैंने फाइन यहां पर पढ़ा है, फिर भी तुमको याद नहीं आ रहा है कि फाइन इज अ रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रादर नॉट रिसीट। गलत बोला मैं, फाइन इज नॉट अ रिसीट ना बेटा, फाइन, हाँ फाइन इज अ रिसीट, मैं बेवड़ा हो गया। तो फाइन कैसे आइडेंटिफाई करने का, असेट और लायबिलिटी वाला लॉजिक याद रख। क्या जो भी आइटम वो लोग ने दिया है उसके वजह से असेट और लायबिलिटी पर इंपैक्ट आया? नहीं आया तो वो रेवेन्यू है, आया तो वो कैपिटल है। फिर ये सोच कि वो इनकम है क्या एक्सपेंडिचर है? इनकम है तो रिसीट है, एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर है। सो जितना आसानी से मैंने पढ़ा है उतना आसानी से CA फाउंडेशन में आएगा ही नहीं। सो द वे आई हैव taught you is the way you should be studying as well. आज ही घर पे जाकर ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाना चाहिए। क्या होगा मालूम है, नेक्स्ट लेक्चर के पहले करने को जाएगी ना बेटा, दिमाग काम नहीं करेगा। क्या पढ़ाया था, क्या लॉजिक से सिखाया था वो याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि इन द नेक्स्ट 6 days यू आर गोइंग टू लर्न 3 more सब्जेक्ट्स। मैथ्स भी पढ़ोगे, अकाउंट्स भी पढ़ोगे, लॉ भी पढ़ोगे, कोई टेस्ट रहेगा तो शायद उसका प्रिपरेशन भी करोगे। तो तुम्हारा दिमाग तो ये सब भूल चुका है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? आज पढ़ाया है, आज घर पे जाकर कितना टाइम लगेगा ये चीज को पढ़ने के लिए? मेरे को पढ़ाने के लिए 1.5 घंटा लगा है, 1.5 से भी वैसे तो कम लगा है, क्योंकि 7:15 चालू किया, 8:25 के आसपास खत्म हो गया, मतलब 1 hour 10 minutes लगा, उसमें भी 5-10 मिनट थोड़ा टाइम पास किया तो 1 घंटा लगा। तो तेरे को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? आज ही मैक्स 1 hour पर लगेगा। मैं बोलता हूं कि अपन अल्लाह में मतलब अपना चलता ही नहीं है दिमाग, 1 घंटे से तो ज्यादा नहीं लगे ना, क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा वापस ये वीडियो देखेगा। तो क्या हम लोग डेली बेसिस पर रिवीजन नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए बेटा, मान मेरा बात। अगर CA फाउंडेशन और 12th में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको ये रिवीजन डेली बेसिस पे ही करना पड़ेगा। मत जाओ कॉलेज, कोई नहीं पूछता है कॉलेज में। और अगर जा रहे हो मजे करने के लिए तो शाम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आज जैसे कि इसका कॉलेज 11 बजे है या 12 बजे है, ये बैठता है इधर, पढ़ता है। वो क्या पढ़ता है वो नहीं पता मेरे को, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो पढ़ता है। तो आज उसने अपने टाइम को यूटिलाइज किया ना, ही डज नॉट गो बैक होम, he sits over here, he sits for a couple of hours if the lecture is over at somewhere around, I think last time तू 12 बजे के आसपास निकला था, 11:30 या 12।
तो अपना लास्ट लेक्चर 10:30 बजे खत्म हुआ था, तो 10 बजे खत्म हुआ था इनफैक्ट। तो 10 से लेकर 11:30 बजे तक ये बैठा था, 15 मिनट टाइम पास किया, पर पढ़ा ना। वो हर डेली बेसिस पर रूटीन में एक है ना, एक आदत बनाओ। अगर तुम उसको एक आदत बनाओगे ना, तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन। डू नॉट कीप इट एज अ बैकलॉग। तू ट्रेन में पढ़, तेरे को जो करने का है कर, आते वक्त पढ़, जाते वक्त पढ़, कान में रिकॉर्डेड लेक्चर सुन, कोई ना कोई तरीका तो तेरे को करना ही पड़ेगा। यूट्यूब पर तू डाउनलोड कर सकता है लेक्चर, डाउनलोड करके रख दे, इंटरनेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, आते जाते लेक्चर सुनो। सी दिस इज ऑल व्हेन यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। व्हाट यू डू टुडे इज गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर फ्यूचर। लास्ट लेक्चर में मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था, सर आईसीआई मटेरियल पढ़ना जरूरी है क्या? तो मैंने उसको पूछा, शॉर्ट टर्म विजन है तेरा कि लॉन्ग टर्म विजन है? तो ऑब्वियसली इफ यू थिंक लॉन्ग यू हैव टू स्टडी द आईसीआई मटेरियल। सीए फाउंडेशन में शायद इतना जरूरत नहीं है, बट आज जो तू करेगा वो तेरे लिए फ्यूचर का एक हैबिट सेट कर रहा है। इंटर में जाएगा, फाइनल में जाएगा, तो तू आईसीआई का मटेरियल पढ़ेगा। बेटा वही अपना भगवत गीता है, वही अपना कुरान है, वही अपना बाइबल है, वही अपना सब कुछ है। तुम उसको कैसे इग्नोर कर सकते? सो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, थोड़ा सिंसियर रहो। देख आज तो मैं तो टाइम पर आ गया था, टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं स्टार्ट हुआ है। सो आई दैट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। आई एम ट्राइंग टू मेक दैट हैपन, बट कभी कभार नहीं होता है। बट तुम लोग टाइम पर आया करो। तुम लोग आज तो मेजोरिटी लोग थे, कुछ लोग ही नहीं थे, नसीब आज लेक्चर चालू नहीं। आज इमेजिन कर, अगर लेक्चर का पहला 15 या 20 मिनट वेस्ट, तू लेट था 20 मिनट, 20 मिनट्स अगर लेक्चर मिस कर देता तू, तो आई डोंट नो व्हाट वुड यू हैव अंडरस्टूड। सो यू कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, राइट? यू कम ऑन टाइम। अपन बात कर सकते हैं, अपन अगर लेक्चर नहीं भी चालू हुआ अपन ऐसे ही डिस्कशन कर सकते हैं। तुम प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर सकते हो। करने के लिए आदमी बहुत कुछ करना चाहिए, इंटेंट का जरूरत है। वो इंटेंट लेकर आओ। बहुत पकाया। क्वेश्चन 1, वियान यूनिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब तुझे क्या लगता है कि तुझे क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तेरा पूरा चैप्टर नंबर 2 पढ़कर हो जाना चाहिए ऑफ सीए फाउंडेशन। यूटिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई, तीनों चीजें पढ़कर हो जानी चाहिए। तो not only are you prepared for your 12th standard exams, but you are also prepared for your CA foundation. और जब तू ये करेगा ना, तेरे को अभी 2 ही चैप्टर है, तू ही मुझे बता वियान, 2 चैप्टर को पढ़ने के लिए डू यू रियली थिंक यू आर गोइंग टू रिक्वायर मोर देन अ डेज टाइम? देन गिव 1 more day or 2 days and complete CA foundation also. सीए फाउंडेशन का भी तो तेरा 10% पढ़ाई करके हो गया ना। अगर वो एक चैप्टर हो गया तो उसके जितने भी 120 एमसीक्यू थे वापस सॉल्व कर वियान। जब तू सीए फाउंडेशन का पढ़ाई करेगा तो तुझे रियलाइज होएगा कि यार मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, मुझे इसमें डिफिकल्टी हो रहा है, मुझे इसमें डाउट आ रहा है, सर ने ये 3 महीने पहले पढ़ाया था, मुझे आज याद नहीं आ रहा है, आज से 8 महीने के बाद कैसा याद आएगा? तो जब तू सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करेगा तो तेरे को डाउट्स आएंगे तो मैं वापस सॉल्व करके देगा। सो आई एम ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, एग्जाम में चाहे कुछ भी हो, अगर वो चैप्टर सीए फाउंडेशन से रिलेटेड है तो तुमको सीए फाउंडेशन तक के लेवल का पढ़ाई करना है। दैट इज फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ May 2026। Don't keep a short-term vision. Enhance your vision. Make it a little broad. Look at the larger picture of the life that you have chosen for yourself. Don't just prepare 2 and 3A. Prepare 2, 3A, 3B, 4. Along with that, prepare CA Foundation. क्योंकि बोर्ड्स में तो तेरे को सभी चैप्टर आने वाले हैं, तो तेरा तो प्रिपरेशन हो ही रहा है। ऑब्वियसली 2A और 3 को ज्यादा इंपॉर्टेंस, या 2 and 3A को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर, बट तेरे पास उसके बाद भी बहुत टाइम बचेगा विहान,
तू तो ऑलरेडी बहुत टाइम स्पेस सेव कर रहा है बाय नॉट कमिंग टू द क्लास, सिटिंग ऑनलाइन. सो आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम अवेलेबल इन योर हैंड्स. ये जो दोनों डेफिनेशन है बेटा, आई होप इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों को. Public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics. It is concerned with the income and expenditure of public authorities and with adjustment of one with the other. एक का एडजस्टमेंट दूसरे के साथ तो होने ही वाला है ना. इनकम को एक्सपेंड, या तो इनकम का जरिया बढ़ाओ, या तो एक्सपेंडिचर कम करो, या तो इनकम कम है तो मतलब समथिंग और दी अदर, सम एडजस्टमेंट. And then there is another definition. Public finance is the study of principles underlying the spending and raising of funds by public authorities. So, something which is under the scope of that concept. क्या रे भैया, जो भी है तू, तेरा नाम क्या है? आरुष. अंडरलाइन का मतलब क्या? अंडर दिस मोबाइल का कवर इज द मोबाइल फोन. अंडरलाइन समथिंग which is covered in that concept. ठीक है. So that's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. You need to write the table and the answer.